अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो आज हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स का फाइनल लुक देख लेते हैं। इसमें दो मॉलिक्यूल बने पायरूवेट के, एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ ग्लूकोज का, दो मॉलिक्यूल्स NADH2 के बने, 4 ATP जो है वो बने, यानी कि पैदा हुए इस रिएक्शन के दौरान। 2 ATP उसमें से इस्तेमाल हुए, तो 4 में से अगर 2 को माइनस कर दे तो 2 ATP नेट हमें हासिल हुए। अगला हिस्सा जो है वो कहलाता है क्रेब्स साइकिल। हैंस ए क्रेब्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस जो फिनोमेनन था इसके ऊपर रिसर्च की थी और उसको एक्सप्लेन किया था। इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस फिनोमेनन के दौरान सिट्रिक एसिड भी बनता है जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब है कि दरमियान में बनने वाला एक कंपाउंड, तो इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तो वहाँ मौजूद जो पायरूवेट होता है फिर उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पूरे फिनोमेनन के साथ गुजरता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल सेल में पाया जाता है। इसकी मेम्ब्रेन के साथ बहुत सारे एंजाइम्स अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होता है जैसे उसने बताया हुआ है। तो जब पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाता है तो एक ट्रांसलोकेटर इसको हेल्प करता है जिसे हम पायरूवेट ट्रांसलोकेटर कहते हैं, और ये इसकी कैटालिसिस को करवाता है, प्रोसेस को, इसकी काट छांट को करवाता है प्रोसेस को। इसे हाइड्रोक्सिल आइंस जो है वो मूव आउट करवाता है, और ये सारा प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। पायरूविक एसिड जो है इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, और ये फिनोमेनन जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्रेब्स साइकिल में। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ इक्वेशन की शक्ल में इस स्टेप को दिखाया गया है। पायरूविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ अटैच हो रहा है, और यहाँ पर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो मौजूद है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। एसिटाइल को जो है वो अटैच होकर इकट्ठे हो गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल गया इसमें से, पायरूविक एसिड में से, और जो NAD था उसके साथ 2 हाइड्रोजन अगर लगे हैं तो इसे NADH2 रिड्यूस्ड फॉर्म में कहते हैं। अब हम सारी जो फॉर्मेशन है उसको देखते हैं सिट्रिक एसिड की। क्रेब्स साइकिल जो है ये कंडेंसेशन से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन एटम इसमें होते हैं, एसिटाइल ग्रुप इसमें लगा हुआ होता है, और हर जो स्टेप है उसमें एक मखसूस एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बात हो रही है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की, जो कि 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है, इस साइकिल के अंदर पैदा होता है। यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल एक रिलीज़ होता है और सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो बनता है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, और सिट्रेट एंजाइम सिंथेसिस जो है वो इस स्टेप के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये जो स्टेप है ये करता है एंजाइम एकोनिटेज। इसमें एक NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो पैदा होता है। इसी तरह फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना इस स्टेप का अहम जो है वो एक हिस्सा है। उसके बाद आप देखते हैं कि रीजनरेशन होती है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की। इसमें भी 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं। फिर सक्सिनाइल को ए जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की कन्वर्जन करता है साइकिल के अंदर, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। उसके बाद सक्सिनाइल को ए जो है ये कैटालिटिक एक्टिविटी करता है सक्सिनाइल को ए जिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और सक्सीनेट बनाता है। एक कोएंजाइम ए रिलीज़ हो जाता है, एक ATP स्टेप में बनता है। जो सक्सीनेट बनता है उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको नए कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है जिसे फ्यूमेरेट कहते हैं, और ये स्टेप कैटालाइज करने का जो एंजाइम है वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं वो FAD जो कि एक और इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है FAD ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, उसको रिड्यूस फॉर्म में FADH2 में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होता है। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो हाइड्रेट किया जाता है और मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम मैलिक एसिड भी बोलते हैं। ये स्टेप जो है फ्यूमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद मैलेट जो है उसको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की शक्ल में, और अल्टीमेटली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। यहाँ पर एक NADH2 प्रोड्यूस होता है। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं ये इस तरह से तो आपको बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इस गोल दायरवी शक्ल को, डायग्राम को देखें अपनी बुक में, तो हर कंपाउंड की जो कन्वर्जन है वो बताई गई है। हर स्टेप में NADH रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, FAD FADH2 और ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है,
किस स्टेप में पानी रिलीज़ हो रहा है, ये सारा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे ऊपर आपको पायरुवेट दिखाया गया है, फिर एसिटाइल को ए बनाता है, फिर सिट्रेट बनता है, उसके बाद आइसोसिट्रेट बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, फिर सक्सीनाइल को ए बनता है, उसके बाद सक्सीनेट बनता है, फिर फ्यूमेरेट बनता है, फिर मैलेट बनता है, और उसके बाद अल्टीमेटली दोबारा स्टेप जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर जाकर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये एक साइक्लिक फिनोमिनॉन है, इसीलिए जो है इसकी ख़ास बात ये है कि ये जहाँ से स्टार्ट होता है ये वहीं पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो फिर इसकी बैलेंस शीट आ जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 3 बने, 4 NaDH2 बने, 1 FADH2 बना, 1 ATP जो है वो प्रोड्यूस्ड हुआ अल्टीमेटली, ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। उसके बाद आ जाती है रेस्पिरेटरी चेन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। ये भी एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। तो रेस्पिरेटरी चेन दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें NaDH2 FADH2 जो कि क्रैब साइकिल में बने थे, वो आगे से फर्दर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस चलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ, इसी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो साइटोक्रोम्स हैं, इनकी बहुत सारी किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर 4 किस्में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 4 ऑफ द B टाइप एंड 2 ऑफ द C टाइप, ये मखसूस कंपाउंड्स हैं जो कि पूरी सीरीज़ जो है रिएक्शन की वो लेकर चलते हैं। इसके अलावा इसमें क्विनोन्स, यूबिक्विनोन्स नाम के कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। फ्लेवोप्रोटीन पाई जाती हैं, फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ये उसका पूरा नाम आ गया FAD का। इसी तरह फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, अगर इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है इसमें तो उसको फिर FMN कहते हैं, और अगर फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है तो FAD है ये। इसके बाद सम ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जिनमें आयरन सल्फर होता है। इसके अलावा एक एंजाइम है जो कि रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, जिसे कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो कई तरह के कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और ये फिनोमिनॉन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और यहाँ पर हर जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर कर आगे पहुँचाने का काम सर अंजाम देता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। The individual electron transport proteins are organized in a series of 4 multi-protein complexes, कॉम्प्लेक्स 1 to 4। ये जो प्रोटीन्स की कॉम्प्लेक्सेस हैं ये मखसूस वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपनी अपनी जगह पर अपने अपने स्टेप पर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मददगार साबित होते हैं, और इसको एक सीरीज़ एक तरतीब से लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि साइटोक्रोम FES प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर पाती हैं इलेक्ट्रॉन को। यूबिक्विनोन जो है ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को और 2 हाइड्रोजन आइंस को। यही बात जो है वो सच है दूसरी फ्लेवो प्रोटीन्स के लिए। इसी तरह जो यूबिक्विनोन है, फ्लेवो प्रोटीन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये pH जो है उसको मेंटेन करके रखती हैं। pH को 8.5 के करीब करीब रखते हैं, जो हल्की सी एल्कलिक है। और उसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी फिनोमिनन चल रहा होता है जिसमें ATP बन रही होती है ADP से और फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी आपने अगर आप लोगों ने FSC पढ़ी हो तो उसमें इसका थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी, जहाँ वहाँ ये काफ़ी हद तक आसान है। 3 ATP मॉलिक्यूल जो है ये जनाब बनते हैं उस प्रोसेस के दौरान, जबकि एक NaDH2 जो है ये ऑक्सीडाइज्ड होकर हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है और NAD की शक्ल में आ जाता है। 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं हर बार जब एक FADH2 जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज और रिडक्शन ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। अगर किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन लग जाती है तो हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर इसके बजाय हाइड्रोजन उसमें से निकल जाती है हम तब भी यही कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब भी हम यही कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ है। अब इन तीनों बातों को अगर हम उलट कर लें तो हम इसे रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन कैसे है कि अगर किसी चीज़ से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जो आके लग गई है तो रिडक्शन है, ऑक्सीजन निकल गई है तो रिडक्शन है, और अगर इलेक्ट्रॉन आकर लग गए हैं तो रिडक्शन है।